नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कैसा गजब सियासी मौसम है, देश भर में सियासी भगदड़ सी मची हुई है और ये भगदड़ वहाँ है जहाँ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं। ऐसी भगदड़ कि इससे पहले शायद आपने भी कभी नहीं देखी होगी। यानी कि एक पूरा परिवार घोटालों में घिरा हुआ है और परिजन कह रहे हैं कि उनके जो पापा हैं, उनको पॉलिटिकल मैंडेटा के चलते परेशान किया जा रहा है। उनके जो भाई हैं, उनको पॉलिटिकल मैंडेटा के चलते परेशान किया जा रहा है। आप जान ही रहे हैं कि लालू यादव 29 जनवरी को पूरा दिन ईडी के को सवालों का सामना किया उन्होंने। 30 जनवरी को तेजस्वी यादव ने ईडी का सामना किया, तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया और बाहर उनकी बेटी, उनकी बहन सरकार को गालियाँ दे रही है, सरकार में बैठे लोगों को गालियाँ दे रही हैं, रादर वो प्रधानमंत्री के लिए उल्टे-सीधे शब्द कह रही हैं। मतलब क्या-क्या नहीं उन्होंने कहा और ये परिजन वो हैं जिन्होंने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या झूठ है और क्या सच है। आई मीन फुल ड्रामा। लालू यादव एंड कंपनी का जो परिवार है, पहले तो लालू यादव को ही सब ड्रामा कहते थे, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उनका पूरा परिवार ही ड्रामा है एक तरह से। इसको कहते हैं भसड़। ऐसा सीन बना हुआ है कि चारों तरफ केजरीवाल हों, लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, हेमंत सोरेन हों, सब तरफ भगदड़ मची हुई है। और अब आप देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री तो लापता हो गया। चार्टर प्लेन से पहले वो दिल्ली पहुंचता है, लेकिन फिर गायब हो जाता है। गाड़ी का ड्राइवर खड़ा कर दिया, चार्टर खड़ा कर दिया और वो गायब हो गए। घर से लाखों रुपए की नकदी मिलती है। ईडी ढूंढने गई थी हेमंत सोरेन को और वहां मिलता है लाखों रुपए का अंबार। कभी सुना आपने कि किसी देश राष्ट्र का किसी स्टेट का मुख्यमंत्री इस तरीके से भगा हुआ हो और उसके लिए पोस्टर छप रहे हों, नाम हेमंत सोरेन, कद इतना, रंग ऐसा, ब्ला ब्ला। खैर, बाद में पता चलता है कि वो तो एक पुरानी इनोवा लेकर के फरार हो गए हैं। और आपने कभी 10 साल से पहले ऐसी भगदड़ नहीं देखी और सुनी होगी। ऐसे मुख्यमंत्रियों को भागते हुए, छिपते हुए नहीं देखा होगा कि ईडी का सम्मन आया, तो जो मुख्यमंत्री है, वो मेडिटेशन सेंटर पे चला जाता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम। जब भी उन्हें कोई सम्मन मिलता है ईडी का, तो वो अपना कहीं का प्रोग्राम बना लेते हैं। और इन महाशय ने, हेमंत सोरेन ने तो कम से कम वो 41 घंटे तक लापता रहे। अब जब देश की जो सरकार है इस समय, मोदी की सरकार है और उनका जो अगला एजेंडा है, 2024 में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। उनका अगला एजेंडा ही यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। यानी कि भ्रष्टाचार के प्रति, करप्शन के प्रति 0% टॉलरेंस होगी। अब इसीलिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी भगे-भगे फिर रहे हैं। चंडीगढ़ में बड़ी जोड़-तोड़ की मेयर के चुनाव में मेयर की कुर्सी हथियाने के लिए कांग्रेस के तलुए भी चाटे, फिर भी बीजेपी जीत गई। अब मैं आती हूँ असल मुद्दे पे, जो सबसे हॉट टॉपिक है कि हेमंत सोरेन गए कहाँ, मिले कहाँ, क्यों भागे और क्यों अचानक से वो अवतरित हो गए, करीब-करीब 41 घंटों के बाद। देखिए, हेमंत सोरेन को ये कहीं न कहीं अंदाज़ है कि वो अपने पिता की तरह बच नहीं सकते। उनके पिता कौन? शिबू सोरेन। और बाद में वो बच गए थे शिबू सोरेन, क्योंकि कांग्रेस की जो है उन पे कांग्रेस का हाथ था, इसलिए वो बच गए। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जेल गए ना इस बार, तो अब सरकार कुछ और है।
अब अगर जाएँगे तो वो लंबे जाएँगे। तो फिर जब वो लंबे नपेंगे तो इसीलिए उनको फ़िक्र हो रहा है कि अब पीछे उनका जो अ, साम्राज्य उसे सँभालेगा कौन? वो केजरीवाल तो है नहीं, जो ये कह रहे हों कि वो सरकार जो है जेल से चला लेंगे। ना जेल से कभी किसी ने सरकार चलाई, तो ऑब्वियसली उनको अगर ईडी के सामने सवालों के जो उनके जवाब होंगे, उनसे अगर ईडी संतुष्ट नहीं होगी या फिर कोई और वजह, इसमें उनका भागना भी शामिल हो गया ना, फरार होना भी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर स्टेट यानी कि सीएमशिप कौन सँभालेगा? तो उसके लिए उन्होंने प्लान किया हुआ है। इसीलिए अब रांची में भी काफ़ी हलचल मची हुई है, राजनीतिक हलचल। बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच उनके एक मंत्री का मीडिया से सामना भी हुआ। उन्होंने कहा कि समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे हेमंत सोरेन। ये भी खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन अगर जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री होंगी। आपसे बहुत बात हो गई है और ये भी बताना ज़रूरी है कि हेमंत सोरेन क्यों भगे-भगे फिर रहे हैं? क्यों उनका चार्टर दिल्ली में रह गया और वो एक टूटी-फूटी इनोवा से रांची पहुँचते हैं। एकदम टॉम एंड जेरी की तरह उनका खेल चल रहा है। बड़ा दिलचस्प है ये खेल देखना भी। 29 जनवरी को उनके दिल्ली वाले आवास पर होने की जानकारी जब ईडी को मिलती है, तो ऑब्वियसली वो उनसे वहीं पूछताछ करने के लिए पहुँच गए। लेकिन ईडी को वो वहाँ मिले ही नहीं। बताया ये गया था कि ईडी के आने से कुछ समय पहले ही हेमंत सोरेन यहाँ से निकल गए थे। यानी कि आप ये भी देखिए कि हेमंत सोरेन का खुफिया तंत्र भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें पता चल गया कि ईडी यहीं पे आ रहा है, ईडी के अधिकारी यहीं आ रहे हैं, तो वो खिसक लिए अपने घर से और कहिए कि 41 घंटों के लिए वो फरार हो गए। उनके दिल्ली आवास पर ईडी ने कई घंटे तक जाँच-पड़ताल की, वहाँ एक बीएमडब्ल्यू मिलती है, 36 लाख रुपए मिलते हैं और उनका जो ये 36 लाख मिले प्लस उनका जो ड्राइवर था, उसको लेकर के ईडी अपने साथ निकल गए, क्योंकि हेमंत सोरेन तो वहाँ थे ही नहीं। ईडी हेमंत सोरेन के यहाँ ज़मीन घोटाले के मामले में पूछताछ करने के लिए पहुँची थी और इससे पहले भी 20 जनवरी 2024 को पूछताछ हुई थी। ईडी का ये कहना था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी बाकी हैं, इसलिए उन्हें दोबारा से पूछताछ की जाएगी। उनको कुछ सवाल जो बचे हुए हैं, उनसे पूछे जाएँगे। ईडी ने उन्हें 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालाँकि जब एजेंसी 29 जनवरी को उनके दिल्ली वाले घर पे पहुँचती है, तो वो वहाँ पे नहीं मिले। हेमंत सोरेन के बारे में एयरपोर्ट तक को अलर्ट कर दिया गया था, और पोस्टर उनके बनवा दिए गए, जिसमें उनका रंग, रूप, हलिया सब कुछ लिखा हुआ था कि ये कहीं मिले तो हमें बताइए। कुछ इनाम भी रखा हुआ था। ईडी ने दिल्ली पुलिस समेत आसपास के राज्यों को भी उनके बारे में जाँच पड़ताल करने के लिए कह दिया था। उधर उधर रांची में भी राज्यपाल ने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को बुला करके ये कहा था कि वो अपने मुख्यमंत्री को ढूँढें और अचानक से जब वो 30 तारीख को बाय रोड रांची पहुँचते हैं, तो आते ही वो अपने विधायकों के साथ इस समय बैठक कर रहे हैं और पता ये चल रहा है कि उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भी मिलने का समय माँगा है। और ये भी कयासबाज़ी चल रही है कि अपनी गिरफ्तारी के डर से वो सीएम पद ऑब्वियसली रिज़ाइन करेंगे ना, तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे। उन्होंने 31 जनवरी को यानी कि आज ईडी के सामने जाना है और जो सवाल हैं उनके जवाब देने हैं। दोपहर 1 बजे उन्होंने अपने मेल के ज़रिए बताया था, तो 1 बजे तक वो पहुँचेंगे और उनकी विधायक दल की बैठक से ये तय होगा कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अरेस्टिंग के बाद सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएँगे, अपने स्टेट की बागडोर देंगे उन्हें। अगर ऐसा हुआ, तो पति के जेल जाने के बाद सीएम बनने वाली कल्पना सोरेन दूसरी महिला होंगी। वैसे तो आगे आने वाले दिनों में आपको और भी ऐसी पत्नियाँ मिल सकती हैं, लाइक केजरीवाल की पत्नी। उन्होंने भी यही सोचा होगा कि अगर अगर कहीं वो जेल में जाते हैं, तो फिर उनकी जो
स्टेट की बागडोर है, वो अपनी पत्नी को देके जाएँगे। लेकिन अभी तो वो भी ईडी के नोटिस को टरका रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि अगला नंबर केजरीवाल का ही है। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि असली मसला क्या है, ये उनकी भाग-दौड़ का। उनकी भाग-दौड़ का मसला ये है कि वो एक ज़मीन घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाह रही है। 10 बार सम्मन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वो हाज़िर नहीं हुए। उनके दिल्ली वाले ठिकाने पे जब ईडी पहुँची, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। और दरअसल इस घोटाले की जाँच तेज़ होने के बाद झारखंड की राजनीति में भी काफ़ी एक तरह से अस्थिरता सी आ गई है। सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में रहने के लिए कहा गया है। अब उनके साथ मीटिंग हो रही है। उधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और गृह सचिव को तलब किया हुआ है। उनके साथ कानून और व्यवस्था को लेकर के बैठकें हो रही हैं, क्योंकि 31 जनवरी को, जनवरी के आखिरी दिन, अगर अगर वहाँ कोई स्थिति बदलती बदलती है या बिगड़ती है, यानी कि जिस समय पूछताछ चल रही होगी हेमंत सोरेन के साथ, तो बाहर उनके समर्थक कोई हंगामा ना करें, या वैसे भी देश की कानून और व्यवस्था, स्टेट की, झारखंड स्टेट की कानून और व्यवस्था बनी रहे। राजभवन, हेमंत सोरेन के आवास और ईडी दफ्तर के आसपास के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है। और मैं बता दूं आपको कि हेमंत के पिता शिबू सोरेन अब भी जेएमएम के अध्यक्ष हैं। और ये तब की बात है, ये जो मसला फंसा हुआ है, जमीन की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग, इन आरोपों के तहत ईडी जांच कर रही है हेमंत सोरेन की। भारतीय सेना के नियंत्रण वाली जमीन को उन्होंने खरीद लिया। रांची नगर निगम ने इसमें एफआईआर करवाई थी और इसी के आधार पर सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि जमीन की खरीद बिक्री के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी की गई है। ये भी कहा गया था कि जनजातीय समाज के नियंत्रण वाली जमीनों में भी गड़बड़ी करके उनकी खरीद फरोख्त की गई है। इस मामले में एक आईएएस अधिकारी और एक व्यापारी समेत 14 लोग इस समय तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2011 में बेसन के अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने मई 2023 में ही गिरफ्तार कर लिया था और जुलाई 2020 से लेकर के 2 वर्षों में रांची के वो डिप्टी कमिश्नर भी रहे थे और गिरफ्तारी के समय वो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर के पद पर थे। जून 2023 में दर्ज एफआईआर के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अब मजेदार ये पूरा मामला इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि कैसे-कैसे जोड़-तोड़ किए गए थे उस वक़्त इस खरीद-फरोख्त के लिए। उस समय रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टैक्स कलेक्टर रहे दिलीप शर्मा ने प्रदीप बागची नाम के एक शख्स से एफआईआर दर्ज करवाई थी, खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी बागची के खिलाफ। उस पर यह आरोप था कि उसने जमीन को खरीद कर उस पर कब्जा कर लिया है, जो भारतीय सेना के नियंत्रण में थी। शुरू में ये मामला 4.50 एकड़ का था, जो बीएम लक्ष्मण राव के नाम पर हुआ करता था और देश की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने इसे भारतीय सेना को सौंप दिया था। और जमीन माफिया अधिकारियों और दलालों ने मिल करके फर्जीवाड़े किए और उसके बाद प्रदीप बागची को उसका मालिक दिखा दिया। देखिए किस तरीके से ये लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। आज की तारीख में भगे-भगे फिर रहे हैं। अच्छा, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस जमीन को फिर पश्चिम बंगाल के जगत बंधु टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया। इसका जो मूल्य था उस समय, इसका जो प्राइस कॉस्ट था, वो उस समय करीब 20 करोड़ और 75 लाख रुपए था, जो एक एस्टिमेट होता है एरिया वाइज। लेकिन इसे कितने में दिखाया गया? केवल 7 करोड़ में। बागची को 25 लाख रुपए दिए गए। बाकी की जो धनराशि थी, चेक के जरिए भुगतान में किए जाने का फर्जी दावा किया गया
और फिर ये पता चलता है कि छवि रंजन ऐसी दर्जन भर से ज़्यादा ज़मीनों की खरीद-फरोख्त में शामिल है। और ईडी अवैध खनन से हुई 100 करोड़ रुपए की अवैध आय के मामले में भी जाँच कर रही है। और ये खनन का मामला कितना बड़ा है, 1000 करोड़ रुपए का है ये। अब ये पूरा मामला सैकड़ों एकड़ ज़मीन तक पहुँच चुका है और जाँच सीओ स्तर से होते हुए कोलकाता के रजिस्टर ऑफ इंश्योरेंस और फिर सीएम तक पहुँच गई है। कई खिलाड़ी इसमें शामिल हैं और जिस व्यापारी को इसमें गिरफ्तार किया गया है, वो है विष्णु अग्रवाल। हेमंत सोरेन के एक और करीबी हैं प्रेम प्रकाश, उनको भी अरेस्ट किया गया है। इस मामले में भी बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी अरेस्ट किया गया है। और साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर चल रहे अवैध खनन से ग्रामीणों के घर में दरारें पड़ने लगी थी, इस वजह से शिकायत होती है। ये भी एक मामला था, इसलिए भी ईडी हेमंत सोरेन से बातचीत कर रही है। कल जो उन्होंने उनके साथ उनकी मीटिंग 1 बजे तय हुई है, जिसमें वो सवालों के जवाब देंगे। तो दोस्तों, इस समय रांची में, झारखंड के रांची में जबरदस्त बैठकें चल रही हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं, उनमें तो भगदड़ पूरे देश में मची हुई है। भले ही ये लोग कह दें कि ये पॉलिटिकल मैंडेटा के तहत किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं, जिनमें जब आरोप लगे, तो उनको वो गलत साबित नहीं कर पाए। सारे कोर्ट्स में वो जाते हैं, लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सारी जांच एजेंसियों के ज़रिए यही पता चलता है कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब वो चाहे लालू यादव हों, चाहे वो तेजस्वी हों, चाहे केजरीवाल हों, संजय सिंह हों, मनीष सिसोदिया हों और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं इसमें। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा भी हैं, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी हैं। बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, लेकिन अभी उनके अ, गांधी परिवार का जो मैटर है, वो पेंडेंसी में चल रहा है। उनको सबसे लास्ट में टच किया जाएगा। फिलहाल केजरीवाल, लालू यादव, तेजस्वी यादव और अब लेटेस्ट जो हैं ये हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को ईडी के सामने बातचीत होनी है, पता चलेगा क्या होता है। अगर वो अरेस्ट होते हैं, तो फिर वो अपनी कमान जो है अपनी पत्नी को सौंप के जाएँगे। दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं ना, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए आप। एक और बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।